क्या किसी देश में ऐसा भी हो सकता है कि अंतिम संस्कार से पहले मीडिया को बता दिया जाए कि क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना, कौन सी खबर चलेगी, कौन सी दबा दी जाएगी? और अगर ऐसा आदेश किसी आम नेता के लिए नहीं बल्कि देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति के लिए हो, तो क्या इसके पीछे सिर्फ श्रद्धांजलि है या फिर कुछ और? आज की कहानी ईरान से आई एक ऐसी गोपनीय चिट्ठी की है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ईरान ने इस वक्त एक बेहद अहम और चौंकाने वाली जानकारी दी है। दावा किया जा रहा है कि देश की सर्वोच्च सुरक्षा संस्था सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मीडिया संस्थानों को एक गोपनीय निर्देश भेजा है। इस निर्देश में कहा गया कि देश के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनी के अंतिम संस्कार के दौरान मीडिया का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अंतिम यात्रा और राष्ट्रीय एकता पर होना चाहिए। अगर ये दस्तावेज सही है तो इसका मतलब है कि ईरानी मीडिया को साफ शब्दों में बताया गया कि किन मुद्दों को प्रमुखता देनी है और किन खबरों को फिलहाल पीछे रखना है। बताया गया है कि अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम शुक्रवार से शुरू होने वाले हैं। ऐसे में मीडिया से कहा गया कि वह पूरे देश में एकता और भावनात्मक माहौल को सबसे ज्यादा दिखाएं। निर्देश के अनुसार मीडिया को खामेनी के व्यक्तित्व, उनके विचार, उनके राजनीतिक जीवन, सांस्कृतिक योगदान और देश के लिए उनके महत्व को प्रमुखता से दिखाना चाहिए। साथ ही अंतिम यात्रा में शामिल लोगों की भारी भीड़, उनकी एकजुटता और पूर्व कार्यक्रम की भव्य तस्वीर दुनिया के सामने पेश करने पर जोर दिया जाएगा। लेकिन इस आदेश का सबसे दिलचस्प हिस्सा वे है जिसमें कुछ संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों को फिलहाल मीडिया की प्राथमिकता से हटाने की बात की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 48 घंटों तक अमेरिका के साथ संभावित बातचीत, क्षेत्रीय राजनीति और कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सीमित कवरेज देने का निर्देश दिया गया है। मीडिया से कहा गया कि इन टॉपिक्स को केवल उतनी ही जगह दी जाए जितनी जरूरी है, यानी राष्ट्रीय शोक और अंतिम संस्कार की खबरें बाकी सभी राजनीतिक खबरों से ऊपर रहें। निर्देश में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई। मीडिया से कहा गया कि किसी भी तरह के आंतरिक राजनीतिक विवाद, गुटबाजी, नेताओं के बीच मतभेद या ऐसे मुद्दे जो जनता को बांट सकते हो, उन्हें इस दौरान प्रमुखता ना दी जाए। सरल शब्दों में कहें तो सरकार चाहती है कि अंतिम संस्कार के समय देश में केवल एकता की तस्वीर दिखाई दे, राजनीतिक बहस नहीं। इतना ही नहीं, दस्तावेज में ये तक कहा गया कि विदेशी मीडिया या विरोधी देशों द्वारा अगर ईरान को कमजोर या पीछे हटता हुआ दिखाने की कोशिश की जाए तो स्थानीय मीडिया उन नेटवर्क्स को आगे ना बढ़ाए। यानी मीडिया से ये भी अपेक्षा की गई कि वह ऐसी खबरों को बढ़ावा ना दे जो ईरान की छवि को नुकसान पहुंचा सके। इस निर्देश में क्षेत्रीय हालत का भी जिक्र किया गया है। बताया जा रहा है कि लेबनान से जुड़े घटनाक्रम, इजराइल के हमले, भारी हस्तक्षेप और क्षेत्रीय राजनीतिक विवादों को भी फिलहाल कम प्राथमिकता देने की बात कही गई है ताकि मीडिया का पूरा ध्यान अंतिम संस्कार पर बना रहे। हालांकि दस्तावेज में एक चेतावनी भी शामिल है। अगर अंतिम संस्कार के दौरान किसी भी तरह की भारी सैन्य कार्रवाई, हमला या सुरक्षा से जुड़ी कोई बड़ी घटना होती है तो मीडिया उसका कवरेज करेगा। यानी सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबरों को पूरी तरह नजरअंदाज करने की बात नहीं कही गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केवल राष्ट्रीय शोक के दौरान मीडिया को व्यवस्थित रखने की कोशिश की है या फिर ये सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने की रणनीति भी हो सकती है। इस पर अलग अलग राय सामने आ रही है। सरकार समर्थक लोग इसे राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का कदम मान रहे हैं, जबकि आलोचक इस मीडिया पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि दस्तावेज की जानकारी ईरान इंटरनेशनल ने प्रकाशित की है और दावा किया है कि उसके पास इस गोपनीय निर्देश की प्रति मौजूद है। हालांकि इस दस्तावेज की स्वतंत्र रूप से पुष्टि अभी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा नहीं हुई है और ईरानी अधिकारियों की ओर से भी इस पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसलिए इस रिपोर्ट को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इतिहास गवाह है कि किसी भी बड़े राष्ट्रीय संकट, युद्ध या सर्वोच्च नेता के निधन के समय कई देश मीडिया नैरेटिव को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं ताकि अफवाहों, भ्रम और सामाजिक तनाव को रोका जा सके। लेकिन हर बार ये सवाल भी उठता है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा और सूचना की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना आसान है? तो सवाल सिर्फ ईरान का नहीं बल्कि सवाल ये है कि जब इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक पल सामने हो तब क्या जनता को पूरी तस्वीर दिखाई जानी चाहिए या सिर्फ वही जो सत्ता दिखाना चाहती है? न जाने कितनी शांति वार्ता के बाद भी अमेरिका और ईरान की जंग
रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ अमेरिका डील पर डील के प्रस्ताव ला रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि पहले हमारी शर्तें मानिए, उसके बाद ही वार्ता में बैठेंगे। ये सब चल ही रहा था कि इस बीच खबर आती है खामनेई की अंतिम संस्कार की। जी हाँ, अयातुल्ला अली खामनेई, जिनका अंतिम संस्कार 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच होने वाला है, ये ईरान के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस बीच भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर आती है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन प्रधानमंत्री मोदी को अयातुल्ला खामनेई के फनरल में शामिल होने का न्योता भेजते हैं। ऐसे कयासे लगाए जाते हैं कि पीएम मोदी शायद वहां नहीं आएंगे। लेकिन इसी बीच भारत के लिए खबर आती है कि बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ईरान में अयातुल्ला खामनेई के फनरल में शामिल होने का न्योता भेजा जाता है। नमस्कार, मैं हूं संध्या और मेरे साथ है मेरे सहयोगी वैभव मिश्र। वैभव, अचानक ऐसा क्या होता है कि मोदी के अलावा भी इन दो बड़े नेताओं को, जो कि विपक्ष के चेहरे हैं, उनको भी और साथ ही नितिन नवीन को भी ये न्योता मिलता है? देखिए, ये जो समारोह हो रहा है वो ईरान के सबसे ज़्यादा वक्त तक सर्वोच्च नेता रहे, दूसरे सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार का समारोह है। और ईरान चाहता है कि इससे वो दुनिया को एक संदेश दे कि उसका देश एकजुट है, उसका देश अभी बिखरा हुआ नहीं है, वो उतनी मजबूती से खड़ा है जितनी मजबूती से जंग से पहले खड़ा था। इसी वजह से सिर्फ ईरान में 1 करोड़ लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। बाहर के देशों को भी न्योता भेजा जा रहा है। भारत तो ईरान का काफ़ी करीबी मुल्क रहा है और जिन देशों को भेजा जा रहा है न्योता, सिर्फ वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया जा रहा, वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है, जो विपक्ष की पार्टी है, उनके मुखिया को भी बुलाया जा रहा है। उसी क्रम में भारत की जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उसके अध्यक्ष नितिन नवीन को न्योता भेजा गया है और जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके जो मुखिया हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको भी भेजा गया है न्योता शामिल होने का कि आप आइए और खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होइए। इसके अलावा भारत सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर बिहार के जो राज्यपाल हैं सैयद अता हसनैन, वो शामिल होंगे। इसके अलावा जो विदेश राज्य मंत्री हैं पवित्र, वो शामिल होंगे। 2 लोग आधिकारिक तौर पर शामिल होंगे। खड़गे और नितिन नवीन को न्योता भेजे जाने की खबर अभी अभी आई है। अब इन दोनों की पार्टियां डिसाइड करेंगी कि ये वहां पर जाएंगे या नहीं। लेकिन अपने आप में ईरान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि वो भारत से करीबी बनाकर रखे। इस जंग में भारत ने भले ही खुले तौर पर ईरान का समर्थन नहीं किया, जंग से ठीक पहले पीएम मोदी की इजराइल यात्रा भी हुई थी, लेकिन फिर भी ईरान की ओर से कोई ऐसा संदेश नहीं दिया जा रहा कि हम भारत से रिश्ते बिगाड़ना चाहते हैं। वो रिश्तों को पटरी पर रखना चाहता है और इसी कड़ी में हम देख सकते हैं कि 2 प्रमुख व्यक्तियों को निमंत्रण भेजा गया है ईरान में आने के लिए और खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। वो ये वाकई में ईरान के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है। इतने लोग करोड़ों की तादाद में जुटेंगे, तो क्या ये कयासे लगाए जा सकते हैं कि हो सकता है कि कोई हमला हो सके? तो क्या सुरक्षा व्यवस्था है ईरान की इस मामले में? बिल्कुल, देखिए, ईरान के जो दुश्मन मुल्क हैं अमेरिका और इजराइल, उनका अपना एक इतिहास रहा है ऐसे मौकों पर ही हमला करने का। आपको याद होगा लेबनान में जब भी हिजबुल्लाह के किसी बड़े नेता का अंतिम संस्कार होता है और लोग सैकड़ों की संख्या में वहां पर जुटते हैं, उसी दौरान इजराइल ऐसा हमला करता है कि बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है जो हिजबुल्लाह से जुड़े हुए हैं। तो इसी वजह से ईरान को भी डर है हमले का डर होना भी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, स्विट्जरलैंड में भी पीस टॉक चल रही थी, बिल्कुल तब ये अनुमान लगाया गया था कि हमला, और हमले की बहुत सारी खबरें भी आई थी। ईरान को लेकर बात करें, हमला होगा या नहीं, इसकी संभावना थोड़ा कम नजर आती है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। अगर कुछ होता है तो उसका समझौते पर असर पड़ेगा, ईरान पीछे हट जाएगा। लेकिन आपको ये बात याद रखनी होगी कि ईरान का जो भी सर्वोच्च नेता बनेगा या है, पिछले 40 सालों से वो हमेशा से ही इजराइल के निशाने पर रहेगा ही। खामनेई को मारना चाहते थे लंबे अरसे से, आखिरकार उनको सफलता मिल गई। 28 फरवरी वाले पहले हमले में अली खामनेई मारे गए। अब उनके बेटे जो हैं वो सर्वोच्च नेता बने हैं, ये ईरान के तीसरे सर्वोच्च नेता हैं। वो अभी स्वस्थ हैं या नहीं, इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई है। बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि पहले वाले हमले में ये घायल हो गए थे। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स तो ये दावा करती हैं कि इनका एक पैर काटना पड़ा है इलाज के दौरान। तो ऐसी खबरें आती हैं। मोस्तबा अपने पिता के अंतिम संस्कार में वहां मौजूद रहेंगे, ये बात भी कही जा रही है। और ऐसे में हो सकता है कि इजराइल की जो कुख्यात खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो कुछ करने की कोशिश करे। इसी वजह से ईरान को डर है। लेकिन ईरान ने सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी की है। IRGC के हाथ में अभी ईरान की पूरी सत्ता है। IRGC ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है। और IRGC ने त्रिस्तरीय व्यवस्था की है, 3 स्तर की। पहले जहां अंतिम संस्कार होगा उसके आसपास
IRGC के सैन्य टुकड़ी के लोग रहेंगे, वो सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। उसके बाद जो IRGC के निजी सुरक्षा सचिव हैं, निजी सुरक्षा कर्मी हैं, वो विशेष व्यक्तियों के पास रहेंगे। जैसे कोई IRGC का बड़ा कमांडर, बड़ा नेता है, तो उसके आसपास वो लोग खड़े रहेंगे। इसके अलावा जो तीसरे स्तर की सुरक्षा है वो ये है कि IRGC की खुफिया यूनिट के जो लोग हैं वो वर्दी में नहीं दिखेंगे, लेकिन वहां पर वो मौजूद रहेंगे सारी व्यवस्था को देखने के लिए। और इन तीनों की सुरक्षा को भेद पाना मुश्किल होगा, IRGC की इस व्यवस्था को भेद पाना मोसाद के लिए या अमेरिका के लिए, CIA के लिए भी। और बताया जा रहा है कि ईरान की सुरक्षा व्यवस्था अब तक के ईरान के इतिहास की सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है। वैसे तो वैभव कहा जाता है कि हम देख सकते हैं कि इजराइल और अमेरिका काफ़ी लंबे समय से बहुत गहरे दोस्त थे। नेतन्याहू और ट्रम्प की दोस्ती की तो हमने बातें सुनी हैं, लेकिन बीच में ऐसे भी खबर आई कि दोनों के बीच में काफ़ी टकरार चल रही है। और अभी इजराइल ने दावा किया है कि उसने एक अमेरिकी जासूस को पकड़ा है जो कि ईरान के खुफिया ठिकानों की तस्वीरें किसी ईरानी एजेंट को भेज रहा था। तो ये अचानक क्या हो गया? बिल्कुल, देखिए इस जंग से पहले, जंग के दौरान भी कई सारे देशों में इन देशों के जासूस मौजूद थे। जैसे इजराइल के जासूसों के बारे में कहा जाता है कि वो खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में थे, UAE में बहुत ज्यादा थे, वहां के होटलों में रुके हुए थे, इसीलिए ईरान ने वहां पर हमला किया था। ईरान भी समय समय पर ऐसे लोगों को पकड़ता है जिनके ऊपर वो आरोप लगाता है कि ये नेतन्याहू के लिए जासूसी कर रहे हैं, अमेरिका के लिए कर रहे हैं, और बाकायदा उन्हें तुरंत सजा सुना दी जाती है, फांसी पर लटका भी दिया जाता है। अब इजराइल में भी ऐसा हो रहा है। अच्छा, ऐसा है कि इजराइल में सीधे ईरानी लोग नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि वहां पर पहुंच पाना बहुत आसान नहीं है। तुरंत आप शक के घेरे में आ जाएंगे जैसे ही इजराइल में घुसेंगे। लेकिन अमेरिका का कोई नागरिक इजराइल में रहेगा तो किसी को कोई संदेह नहीं होगा। तो ऐसा ही कुछ किया है ईरान की खुफिया एजेंसियों ने। अमेरिका का नागरिक जो रहता था इजराइल में, उसे इन्होंने पकड़ा या उससे उन्होंने संपर्क साधा, और कहा जा रहा है एक एक फोटो के बदले सैकड़ों डॉलर दिए जाते थे। फोटो कहां की क्लिक करके देनी होती थी? कोई संवेदनशील जगह है, जैसे IDF जो है ईरान की जो सुरक्षा बल है उसका कोई सैन्य ठिकाना है, वहां की फोटो भेज दे, या कहीं और संवेदनशील जगह की फोटो भेजता था और उसके बदले उसे पैसे मिलते थे, मोटे पैसे मिलते थे। तो ऐसा कुछ ईरान भी कर रहा है। देखिए, बार बार इस युद्ध से जो निकलकर सामने आ रहा है कि ईरान उतना कमजोर है नहीं जितना कमजोर इजराइल और अमेरिका उसे मानते हैं। उसके पास अच्छी खासी सैन्य ताकत थी और उसने इस युद्ध में सैन्य ताकत से जवाब भी दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है। अमेरिका के सैन्य ठिकानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है जो खाड़ी देशों में मौजूद हैं। इजराइल पर भी काफी ज्यादा उसने मिसाइलें बरसाई हैं, ड्रोन्स भेजे हैं। अब खुफिया मामलों में भी वो मोसाद से 2 कदम पीछे नहीं है, बराबरी पर ही दिख रहा है। और इसी वजह से जो खबर आई है कि सोचिए ना, इजराइल में एक जासूस पकड़ा गया, रहने वाला है अमेरिका का, नागरिक अमेरिका का है, लेकिन वो जासूसी करता था ईरान के लिए। तो ये रही ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी तनाव की लेटेस्ट खबरें। खामनेई का अंतिम संस्कार होने वाला है ईरान में इसकी तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। दुनिया भर के नेताओं को आमंत्रण भेजा जा रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है। हमने आपको बताया कि भारत के सत्ताधारी और विपक्ष के दलों के मुखिया को भी भेजा गया है न्योता कि आप आइए और खामनेई के अंतिम संस्कार के इस ऐतिहासिक मौके पर उनका साक्षी बनिए, वहां पर भाग लीजिए। 6 महीने पहले हुई एक ऐसी घटना जिसने पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति बदल दी। ईरान के सबसे ताकतवर नेता आयतुल्लाह अली खामेनी अब अंतिम विदाई के लिए तैयार हैं। 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाला उनका राजकीय अंतिम संस्कार पूरी दुनिया की नजरों में है। अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान और भारत जैसे कई देशों को निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा इस बात की हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल नहीं होंगे। आखिर क्यों? भारत की तरफ से कौन जाएगा? और क्या इस अंतिम संस्कार से पश्चिम एशिया की नई राजनीति की शुरुआत होने वाली है? पूरी कहानी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं जसवी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार की तारीख अब तय हो चुकी है। कई महीनों के इंतजार के बाद 4 जुलाई से शुरू होने वाला ये राजकीय अंतिम संस्कार 9 जुलाई तक चलेगा। लेकिन इस खबर की सबसे बड़ी चर्चा भारत को लेकर है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समारोह में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण भेजा था। हालांकि अब ये साफ हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी ईरान नहीं जाएंगे। भारत सरकार की ओर से समारोह में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गोरिटा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनके साथ विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद क्यों नहीं जाने का फैसला किया?
रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी दौरान प्रधानमंत्री का पहले से तय बहुउद्देशीय विदेशी दौरा है। यही वजह है कि भारत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला लिया गया। इसे भारत की कूटनीतिक परंपरा भी माना जा रहा है, जहां किसी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अवसर पर देश का वरिष्ठ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। अब जरा उस समारोह की बात करते हैं जिसकी तैयारी ईरान में बड़े स्तर पर चल रही है। 4 जुलाई को तेहरान से अंतिम संस्कार की शुरुआत होगी। इसके बाद धार्मिक अनुष्ठान होंगे। 7 जुलाई को पवित्र शहर कोम में विशेष रस्में निभाई जाएंगी और आखिर में 9 जुलाई को आयतुल्ला अली खामेनी को उनके गृह नगर महशद में सुपुत्र एक खाक किया जाएगा। दरअसल मार्च से ही उनका अंतिम संस्कार होना था, लेकिन उस समय क्षेत्र में जारी युद्ध और सुरक्षा हालत के कारण इसे टाल दिया गया था। अब बात करते हैं भारत और ईरान के रिश्तों की। भारत और ईरान के संबंध केवल तेल और व्यापार तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्ते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में ईरान की ऐतिहासिक यात्रा की थी। उसी दौरान उन्होंने आयतुल्ला अली खामेनी और तत्कालीन राष्ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात की थी। इस यात्रा में चाबहार बंदरगाह के विकास को लेकर भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ था। यहीं चाबहार पोर्ट आज भारत के लिए मध्य एशिया तक पहुंच का एक रणनीतिक रास्ता माना जाता है। इसके बाद 2018 में राष्ट्रीय हसन रूहानी भारत आए और अक्टूबर 2024 में रूस के कजान शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मसूद पेजेश्किन की मुलाकात भी हुई थी। यानी राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रही हो, लेकिन भारत और ईरान के संवाद लगातार जारी हैं। इस बार भी ईरान ने भारत को विशेष महत्व देते हुए औपचारिक निमंत्रण भेजा। भारत के अलावा चीन, रूस, कतर, फ्रांस और पाकिस्तान सहित कई देशों के नेताओं या प्रतिनिधिमंडलों को भी आमंत्रित किया गया है। पाकिस्तान पहले ही अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने की घोषणा कर चुका है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक और सवाल लगातार चर्चा में बना हुआ है। क्या आयतुल्ला अली खामेनी के बेटे मोज्तबा खामेनी इस अंतिम संस्कार में दिखाई देंगे? रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी में हुए हमले में मोज्तबा भी घायल हुए थे। हालांकि ईरान की ओर से उनकी मौजूदा सार्वजनिक स्थिति को लेकर सीमित जानकारी ही सामने आई है। सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी संभालने के बाद वे सार्वजनिक मंचों पर नजर नहीं आए। ना कोई सार्वजनिक संबोधन, ना कोई वीडियो, ना ही कोई आधिकारिक उपस्थिति। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या वे अपने पिता के अंतिम विदाई में पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आएंगे या फिर नहीं। इस सवाल का जवाब तो शायद 4 जुलाई से शुरू होने वाले इन समारोह के दौरान ही मिल सकेगा। भारत की ओर से भेजा जा रहा प्रतिनिधिमंडल ये भी दिखाता है कि पश्चिम एशिया में बदलते हालात के बावजूद नई दिल्ली और तेहरान के बीच संवाद और कूटनीतिक संपर्क कायम है। अब देखना होगा कि दुनिया के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में ईरान से कौन कौन से नए राजनीतिक और रणनीतिक संकेत निकलकर सामने आते हैं। तो क्या पीएम मोदी का ईरान ना जाना सिर्फ व्यस्त कार्यक्रम की वजह है, या फिर इसके पीछे छिपी है कोई बड़ी कूटनीतिक रणनीति? और क्या मोज्तबा खामेनी पहली बार दुनिया के सामने आएंगे? 4 जुलाई से शुरू होने वाले इस राजकीय समारोह पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। न जाने कितनी शांति वार्ता के बाद भी अमेरिका और ईरान की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ अमेरिका डील पर डील के प्रस्ताव ला रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि पहले हमारी शर्तें मानिए, उसके बाद ही वार्ता में बैठेंगे। ये सब चल ही रहा था कि इस बीच खबर आती है खामनेई की अंतिम संस्कार की। जी हाँ, अयातुल्ला अली खामनेई, जिनका अंतिम संस्कार 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच होने वाला है, ये ईरान के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस बीच भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर आती है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन प्रधानमंत्री मोदी को अयातुल्ला खामनेई के फनरल में शामिल होने का न्योता भेजते हैं। ऐसे कयासे लगाए जाते हैं कि पीएम मोदी शायद वहां नहीं आएंगे। लेकिन इसी बीच भारत के लिए खबर आती है कि बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ईरान में अयातुल्ला खामनेई के फनरल में शामिल होने का न्योता भेजा जाता है। नमस्कार, मैं हूं संध्या और मेरे साथ है मेरे सहयोगी वैभव मिश्र। वैभव, अचानक ऐसा क्या होता है कि मोदी के अलावा भी इन दो बड़े नेताओं को, जो कि विपक्ष के चेहरे हैं, उनको भी और साथ ही नितिन नवीन को भी ये न्योता मिलता है? देखिए, ये जो समारोह हो रहा है वो ईरान के सबसे ज़्यादा वक्त तक सर्वोच्च नेता रहे, दूसरे सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार का समारोह है। और ईरान चाहता है कि इससे वो दुनिया को एक संदेश दे कि उसका देश एकजुट है, उसका देश अभी बिखरा हुआ नहीं है, वो उतनी मजबूती से खड़ा है जितनी मजबूती से जंग से पहले खड़ा था। इसी वजह से सिर्फ ईरान में 1 करोड़ लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। बाहर के देशों को भी न्योता भेजा जा रहा है। भारत तो ईरान का काफ़ी करीबी मुल्क रहा है।
और जिन देशों को भेजा जा रहा है न्योता, सिर्फ वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया जा रहा, वहां की जो रूलिंग पार्टी है, जो विपक्ष की पार्टी है, उनके मुखिया को भी बुलाया जा रहा है। उसी क्रम में भारत की जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उसके अध्यक्ष नितिन नवीन को न्योता भेजा गया है, और जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके जो मुखिया हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको भी भेजा गया है न्योता शामिल होने का कि आप आइए और खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होइए। इसके अलावा भारत सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर बिहार के जो राज्यपाल हैं सैयद अता हसनैन, वो शामिल होंगे। इसके अलावा जो विदेश राज्य मंत्री हैं पवित्र, वो शामिल होंगे। 2 लोग आधिकारिक तौर पर शामिल होंगे। खड़गे और नितिन नवीन को न्योता भेजे जाने की खबर अभी अभी आई है। अब इन दोनों की पार्टियां डिसाइड करेंगी कि ये वहां पर जाएंगे या नहीं। लेकिन अपने आप में ईरान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि वो भारत से करीबी बनाकर रखे। इस जंग में भारत ने भले ही खुले तौर पर ईरान का समर्थन नहीं किया, जंग से ठीक पहले पीएम मोदी की इजराइल यात्रा भी हुई थी, लेकिन फिर भी ईरान की ओर से कोई ऐसा संदेश नहीं दिया जा रहा कि हम भारत से रिश्ते बिगाड़ना चाहते हैं। वो रिश्तों को पटरी पर रखना चाहता है। और इसी कड़ी में हम देख सकते हैं कि 2 प्रमुख व्यक्तियों को निमंत्रण भेजा गया है ईरान में आने के लिए और खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। क्या सिर्फ एक चिट्ठी दुनिया की राजनीति बदल सकती है? क्या ईरान ने ऐसा दांव चल दिया है जिसने भारत को सबसे मुश्किल कूटनीतिक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है? आखिर क्यों नए सुप्रीम लीडर ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास संदेश भेजा? और क्यों दोस्ती का पैगाम आने के कुछ ही दिनों बाद पीएम मोदी को अंतिम संस्कार का न्योता भेज दिया गया? क्या भारत ईरान का साथ देगा या फिर अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों के साथ अपना संतुलन बनाए रखेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान नहीं जाएंगे तो दुनिया भारत के इस फैसले को कैसे देखेगी? नमस्कार, मैं हूं जसवी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ईरान में सत्ता बदल चुकी है और नए सुप्रीम लीडर के तौर पर आयतुल्ला सैयद मोज्तबा खामेनी ने जिम्मेदारी संभाल ली है। सत्ता संभालने के कुछ ही समय बाद उन्होंने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मोज्तबा खामेनी ने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधिकारिक संदेश भेजा है। पहली नजर में ये सिर्फ एक धन्यवाद संदेश लगता है, लेकिन विदेश नीति के जानकार इसे एक बड़े राजनीतिक और कूटनीतिक संकेत के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा के मौके पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर को शुभकामनाएं भेजी थी। इसके जवाब में मोज्तबा खामेनी ने लिखा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का संदेश मिला और उसके लिए वह तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो लिखा उसने इस पूरे संदेश को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। उन्होंने कहा कि भारत और ईरान की ऐतिहासिक दोस्ती आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित है और उन्हें पूरा विश्वास है कि दोनों सरकारें मिलकर इस रिश्ते को आने वाले समय में और मजबूत करेंगी। यानी ये सिर्फ औपचारिक धन्यवाद नहीं, बल्कि भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने का पहला सार्वजनिक संदेश भी माना जा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी बीच ईरान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और विशेष निमंत्रण भेज दिया। ये निमंत्रण था पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने का। यहीं से भारत के सामने एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती खड़ी हो गई, क्योंकि आज की दुनिया में एक तरफ अमेरिका और इजराइल है तो दूसरी तरफ ईरान। भारत के रिश्ते दोनों पक्षों के साथ बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में कोई भी फैसला सिर्फ एक यात्रा का नहीं, बल्कि पूरी विदेश नीति का संदेश माना जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान जाएंगे? फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईरान जाने की संभावना बेहद ही कम है, क्योंकि उसी दौरान उनकी इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की पहले से ही विदेश यात्रा तय है। हालांकि भारत पूरी तरह अनुपस्थित भी नहीं रहेगा। जानकारी के अनुसार भारत की ओर से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जाएगा, जिसमें बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्ग्रेटा भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। यानी प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, लेकिन भारत अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज करेगा। अब सवाल उठ रहा है कि इस फैसले को लेकर इतनी सावधानी क्यों बरती जा रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की संतुलित विदेश नीति। एक तरफ अमेरिका भारत का रणनीति साझेदार है तो इजराइल भारत का बड़ा रक्षा सहयोगी, वहीं दूसरी तरफ ईरान भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, पश्चिम एशिया में रणनीतिक संतुलन और सबसे अहम चाबहार बंदरगाह जैसे परियोजनाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण देश है।
चाबहार बंदरगाह भारत के लिए सिर्फ एक पोर्ट नहीं, यह वह परियोजना है जो भारत को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता देती है। इसलिए भारत ईरान के साथ अपने संबंधों को कमजोर नहीं करना चाहता। लेकिन अगर भारत ईरान की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव दिखाता है तो अमेरिका और इजराइल की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। यही वजह है कि नई दिल्ली हर कदम बेहद सोच समझकर उठा रही है। दिलचस्प बात यह है कि भारत पहले भी ऐसी परिस्थितियों का सामना कर चुका है। जब ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसा का निधन हुआ था, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए थे। उस समय भारत की ओर से तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रतिनिधित्व किया था। यानी भारत पहले भी सम्मान और रणनीतिक संतुलन दोनों को साथ लेकर चलता आ रहा है। अब पूरी दुनिया की नजर 4 जुलाई से शुरू होने वाले अंतिम संस्कार के कार्यक्रम पर टिकी हुई है। हर कोई ये देखना चाहता है कि भारत किस स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। क्या इससे भारत और ईरान के रिश्तों में नया अध्याय शुरू होगा? क्या चाबहार परियोजना को नई गति मिलेगी? और क्या अमेरिका तथा इजराइल भारत के इस फैसले को सहजता में लेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल इतना तो तय है कि नए सुप्रीम लीडर की पहली चिट्ठी, प्रधानमंत्री को भेजा नया दोस्ती का संदेश और अंतिम संस्कार का विशेष निमंत्रण सिर्फ औपचारिक घटनाएं नहीं, इन्होंने पश्चिम एशिया की बदलती राजनीति और भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को बड़े संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। अब देखना होगा कि भारत अपनी संतुलित विदेश नीति को किस तरह आगे बढ़ाता है और दुनिया को क्या संदेश देता है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद ईरान जाना चाहिए या फिर प्रतिनिधि मंडल भेजना ही सबसे सही फैसला है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.